जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। मित्रों, औरत की वो कौन सी 3 गुप्त चीजें हैं जिन्हें हर पुरुष को बेशर्म होकर भी देख लेना है। मित्रों, यदि आप औरत की इन 3 चीजों को औरत की बिना रजामंदी के भी यदि आप बेशर्म होकर देख लेते हैं तो आप जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपसे संभाले से नहीं संभलेगा। आपका धंधा अच्छा चलेगा, आपका रोजगार अच्छा चलेगा। मित्रों, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मित्रों, आज एक कहानी के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि औरत की वो 3 गुप्त चीजें कौन सी है जिन्हें हर पुरुष को बेशर्म होके देख लेना है। मित्रों, आज की जो कहानी है वो इसी पर आधारित है। मित्रों, एक राज्य की राजकुमारी चित्रा की सुंदरता के चर्चे कई राज्य में थे। दूर गांव में थे। चित्रा की सुंदरता की सब कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक उस रानी को किसी ने देखा ही नहीं था। रानी के पिता नहीं रहे, ना ही उनकी माताजी है। पिता की मृत्यु के बाद वो ही अपने राज्य को संभाल रही थी। मित्रों, वो रोज एक सभा लगाती थी और उस सभा में सिर्फ उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से कई लोग आते थे। कई राजकुमार और राजा भी चित्रा को देखने आते थे। रानी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार न सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राजा में भी आपस में युद्ध हो जाता था। मित्रों, भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती थी, तब उसकी आवाज पर ही ना जाने कितने श्रोता है जो मोहित हो जाते थे। रानी बहुत चतुर थी। अपने राज्य पर आक्रमण ना हो जाए और कोई उसे पाने के लिए सभा में ही उसे उठा न ले जाए, इसलिए रानी ने पहले ही सभा में यह घोषणा करवा दी थी कि वो अपने शयन कक्ष में ही बिना पर्दे के रहती है। उसके शयन कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी को देख लेगा तो वो रानी उसी से विवाह कर लेगी। मित्रों, अगर ऐसा अगर ऐसा ना करके वो सेना लेकर हमें जीतने आया तो समझा जाए कि वो कायर है। रानी की चतुराई के कारण कोई भी उसके राज्य पर हमला नहीं करता था। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था। कोई भी रानी तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाया था। हर रात कई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते थे, लेकिन अगले दिन उनकी देह में प्राण नहीं बचते थे। मित्रों, कोई भी रानी के शयन कक्ष तक जाने वाले चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था और महल में रानी का कक्ष कहाँ है किसी को आज तक पता भी नहीं चला था। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नजर से कोई भी नहीं बच पाया था। दर्शकों, बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना में ही थी। रानी के लिए न जाने कितनों ने अपने प्राण है जो गवा दिए, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता को देख नहीं पाया। उसी रानी में एक युवक था जिसका नाम था सरस। युवक बड़ा ही साधारण था, लेकिन बुद्धिमान था। उसे इस तरह एक स्त्री के लिए लोगों का मरना बड़ा दुखी करता था। वो कई को समझाता भी था कि दिन रात एक अंधे की रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया। मित्रों, एक सुबह उसके गांव का एक नवयुवक रानी को देखने की चेष्टा में अपने प्राण गवा बैठा। वो युवक सरस का मित्र भी था। उस दिन वो रोया भी और मन में बस
एक ही विचार कर रहा था कि इसका अंत कब और कैसे होगा। मित्रों, फिर उस युवक ने पूरी रात्रि विचार किया। सुबह वो रानी की सभा के बाद पहरेदार के प्रमुख से मिला और कहा कि वो भी रानी की सेना में शामिल होना चाहता है। मित्रों, उस प्रमुख ने उससे कहा कि यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हें देखने में ही जान गया कि तुम युद्ध के लिए नहीं बने हो। सरस बोला कि वो उसे किसी भी काम के लिए रख लीजिए। दर्शकों, सरस बोला कि वो अच्छा भोजन बना सकता है और पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है। वो जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने वाले समूह में आ गया। मित्रों, करीब 6 माह तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। इस दौरान रानी को देखने की चाह लिए युवक भी आते रहे और अपने प्राण गंवाते रहे। फिर एक रात्रि लगभग 2 बजे उसने रसोई घर में खीर बनाई और सभी पहरेदारों को खीर वितरित की गई। मना किया कि उन्हें सचेत रहना, लेकिन उसने कहा कि आज कोई नहीं आने वाला है क्योंकि रात चांदनी है और कोई मूर्ख ही आ जाएगा। सभी पहरेदार को उसने खीर खिला दी। खीर खिलाने के कुछ समय बाद सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। मित्रों, सरस ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सरस अब रानी का कक्ष ढूंढने के लिए लगा। 6 माह से वो यहाँ है, लेकिन इतना सख्त पहरा और पाबंदी है कि उसे भी पता नहीं है कि रानी किस कक्ष में सोती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सरस को अब चिंता होने लगी, क्योंकि नशे की दवा का असर कभी भी समाप्त हो सकता था। फिर उसे एक चौक में नीचे तलघर में जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो जैसे ही उस रास्ते पर गया, वहां कक्ष के बाहरी 2 पहरेदार और थे, जिसका उसे पता ही नहीं था। वो छुप गया और विचार करने लगा। फिर उसने दीवार पर अपना सर दे मारा और उन पहरेदारों की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। उसके सिर से खून निकलता देखकर पहरेदार को लगा कि इस बार उन्हें भी शायद जगह छोड़कर ऊपर जाकर लड़ना होगा। इसलिए दोनों अपना द्वार छोड़कर लड़ने के लिए ऊपर भागे। मित्रों, उनके जाते ही सरस खड़ा हुआ और द्वार सामने था और रानी भीतर कक्ष में थी। एक बार के लिए तो उसकी धड़कनें भी तेज हो गई, जिसे किसी ने नहीं देखा है। उसे वो आज देखने जा रहा था। उसने द्वार खोलने के लिए द्वार पर हाथ लगाया और धक्का मारा, लेकिन वो द्वार नहीं खुला। द्वार पर नीचे एक बड़ा ताला उसे दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जान गई, क्योंकि कुछ समय में पहरेदार होश में आ जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। उसने कैसे सोच लिया कि जिस रानी के लिए इतने पहरेदार लगे हैं, उसके द्वार पर कोई ताला नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि पहरेदार की चाबी उनके भागते वक्त वहीं गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कक्ष के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद किया और फिर ताला लगा लिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया एक आलीशान कक्ष। सुगंधित पुष्प भांति वो कक्ष सुगंध दे रहा था, लेकिन कक्ष में प्रकाश कम था। वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबराकर उठकर बैठ गई। रानी के कक्ष में पहली बार कोई आया था। रानी ने पहले अपने चेहरे पर पर्दा किया, फिर लड़खड़ाते हुए शब्दों से पूछा, कौन है? सरस बोला, अभी तक तो साधारण हूँ, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है कि साधारण ना रहूं। रानी घबराकर खड़ी हो गई। सरस बोला कि अब यह पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कक्ष तक आ गया। अब तो मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली है। मित्रों, अब तो प्रकाश में आ जाइए। रानी ने अपना पर्दा हटाया और प्रकाश में आई। युवक सरस ने देखा और चौंक गया, क्योंकि लोगों के द्वारा रानी की जिस तरह की कल्पना की जा रही थी, रानी उसकी बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रंग साफ नहीं था और ना ही चेहरे पर आभा थी। युवक उसे देखकर हंसा और कहा कि
अच्छा, इसलिए आप अपना चेहरा छिपाए बैठी थी क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह दिखाने योग्य नहीं है। मित्रों, रानी अब सर नीचे करके चुपचाप युवक की बात सुन रही है। फिर रानी कहती है कि स्त्री सुंदर ना हो तो कौन विवाह करता है? क्या तुम अब मुझे देखने के बाद मुझसे विवाह करोगे? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो मुझे पता है। मित्रों, जरा सोचो, एक अकेली स्त्री, वो भी अगर सुंदर ना हो तो कैसे और कब तक अपने राज्य को बचा पाती? यह मेरी चतुराई है कि मैं अभी तक रानी हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। सरस बोला, तुम्हारी चतुराई ने ना जाने कितने प्राण लिए, तुम्हें पता है? मित्रों, रानी बोली, प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदर स्त्री की चाह ने लिए। तुम बताओ, अगर तुम पहले ही जानते कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या अपने प्राण की बाजी लगाकर यहाँ तक आते? तुम मुझसे विवाह करो, अपनी पत्नी की सुंदरता का भ्रम इसी तरह लोगों में बनाए रखो। मित्रों, तुम्हारा भी मान बढ़ेगा कि जिसे कोई नहीं पा सका उसे तुमने पा लिया। सरस कुछ सोचने लगा। उसे सोचता देखकर रानी ने कहा कि तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। मित्रों, सरस मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। रानी उसकी बात सुनकर खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर की नहीं रही। सरस ने एक कपड़ा निकाला और रानी के मुंह पर रख दिया। रानी बेहोश हो गई। सरस रानी को उठाकर महल के गुप्त द्वार से होता हुआ पास में ही अपने घर ले गया और वहां ले जाकर उसे बांध दिया। सरस जल्दी से फिर अपने घर से राजमहल में आया। कुछ पहरेदारों को होश आ गया था। वो भी उनसे बचता हुआ लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया। उसने ऐसा दिखाया कि यह एक बहुत ही बड़ी योजना थी। खीर में किसी ने कुछ मिला दिया था जिससे हम सभी बेसुध होकर गिर पड़े। मित्रों, राजमहल के मंत्रीगण रानी के कक्ष में पहुंचे। रानी वहां नहीं थी। रानी को कोई ले गया था। उन्होंने सुबह राज में घोषणा करवा दी कि रानी को जो भी ले गया है हम उसे अपना राजा मानते हैं। रानी को लेकर वापस महल में आ जाए। मित्रों, सरस अब राजमहल से जब अपने घर वापस गया तो उसमें रानी की खोला और उसे भोजन दिया। रानी ने कहा कि तुम अब जीवित नहीं रहोगे, तुमने मुझे यहाँ बंधक बनाया है। सरस ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम यहीं रहना होगा मेरे साथ, तुम्हारा यहीं प्रायश्चित है। मित्रों, रानी बोली कि वो अभी यहाँ से जा रही है। सरस बोला, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। रानी वहां से भागते हुए अपने महल की ओर गई। महल पर पहुंची तो द्वार पर ही सिपाहियों ने उसे रोक दिया। रानी बोली, रानी हूँ, इस महल की तुम्हारी महारानी। सिपाही उसे देखकर हंसने लगे। बोले, जा यहाँ से अपनी शक्ल देख। उन्होंने द्वार पर से उसे हटा दिया। मित्रों, रानी को समझ में आ गया था कि सरस ने चतुराई से उसके साथ यह खेल खेला है। रानी को किसी ने नहीं देखा, इसलिए अब तो कुछ भी करे उसे कोई पहचानेगा नहीं। वो वापस सरस के पास लौट आई। सरस ने उसे कहा, आ गई, चलो अब कुछ खा लो। रानी वही रहने लगी और दिनचर्या के काम करने लगी। महल में अभी तक किसी को नहीं पता रानी कहाँ गई है। मंत्री ने राज अपने हाथ में ले लिया। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। मित्रों, साथ ही साथ ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। मित्रों, आज की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। कभी भी किसी को अपना जो असली रूप होता है, अपना असली चेहरा रहता है, उसको हमेशा छुपा के नहीं रखना चाहिए। अपना जैसा स्वभाव हो लोगों के सामने वैसा ही प्रतीत होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी दोस्तों, रानी की तरह अपने सामने भी ऐसी मुसीबत आ जाती है। तो मित्रों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक और नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।